धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। ये है कीटाणुनाशक, आपके घर का रक्षक। कीटाणुनाशक का टॉयलेट क्लीनर छुपे हुए कीटाणुओं का नाश करके टॉयलेट को नए जैसा बनाए। आज ही कीटाणुनाशक का टॉयलेट क्लीनर घर ले आएं और अपने टॉयलेट को हर दिन स्वच्छ बनाएं। स्वदेशी अपनाओ, कीटाणुनाशक के साथ घर को स्वच्छ बनाओ। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालांकि कई दिन बाद कोर्ट बुलेटिन आपके सामने रख रहा हूं। आजकल बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारी खबरों पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो ये बुलेटिन छूट जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, ये बुलेटिन हम आपके सामने कीटनाशक टॉयलेट क्लीनर के सौजन्य से रख रहे हैं, जो आपने वीडियो के शुरू में एडवर्टीजमेंट देखा है। ऐसे ही अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं धाकड़ खबर पे, तो अपना वीडियो हमारे पास भेज सकते हैं। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा फॉर्म की शक्ल में, उसमें अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर उद्धव ठाकरे से और महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई आ रही है। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटा दो और वहां पर यानी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि एक अभिनेता की मौत हो जाने से आप पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं और ना ही एक अभिनेता की मौत के आधार पर वहां के सीएम को उनके पद से हटाया जा सकता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अलबत्ता आप नागरिक हैं, आपके पास अधिकार है, जाइए दरवाज़ा खटखटाइए राष्ट्रपति का, वो जो चाहें वो कर दें, आप स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। और ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि पिटीशन में जो दलीलें दी गई थी वो भी काफ़ी दिलचस्प थी। कहा साहब इतना बड़ा फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत वहाँ मर गया, उसके अलावा इतनी बड़ी फिल्म स्टार जो है कंगना रनावत का घर ढा दिया जी, दिन के उजाले में तोड़ दिया घर को। इसके अलावा नेवी का जो पूर्व अफसर था, जैसे वहीं नेवी के अफसर या पुलिस के अफसर या आर्मी के अफसर वहीं पिट रहे हैं, उसको शिवसेना के लोगों ने घर में घुस के बुरी तरह से मारा पीटा था, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, वहाँ के सीएम को बर्खास्त करो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेल जाने के बाद मिली अग्रिम जमानत, मामला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। आप सुन के भी चौंक सकते हैं, साहब क्या खबर बता रहे हो। एक आदमी जो जेल चला गया, अब उसको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी क्यों दे रहे हो। पहले आप जान लिए अग्रिम जमानत होती क्या है, देसी भाषा में जान लो। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस आपकी गिरफ्तारी को घूम रही, आप कोर्ट चले जाओ तो कोर्ट से आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है और वो कॉपी आप करा दो पुलिस को, तो आपके पास एडवांस में जमानत होगी, एंटीसिपेटरी होगी, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन जब जा आदमी जेल चला जा फिर उसको अग्रिम जमानत दी जा तो ये को कर हो सके। पर मामला समझ लो जी कैसो है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एम खानविलकर, उनकी बेंच के सामने मामला पहुंचा तमिलनाडु के एक शख्स का। उसका उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा रखा था, उसमें वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 27 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, उससे बचने के लिए वो 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन मामला लिस्टेड हुआ यानी कि सूचीबद्ध हुआ 16 अक्टूबर को। साहब क्या गजब की न्यायपालिका का सिस्टम चल रहा है। 27 अगस्त को मामला दाखिल किया गया, 16 अक्टूबर को लगा तो उनके वकील साहब ने कहा साहब हम आए थे तो अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन अब तो हमारा क्लाइंट जो है वो जेल जा चुका है। तो कोर्ट ने कहा अरे पति पत्नी का मामला था, क्या जेल भेज पड़ रही थी, इतनी जल्दबाजी क्या दिखाने की जरूरत है। चलो अब हमने ऑर्डर तो पास कर दिया अग्रिम जमानत का, लेकिन ये हम आपको नहीं देंगे, इसको कैंसिल करा देते हैं, आप निचली अदालत में जाओ और वहाँ पर जमानत डाल दो। वो तो डाल लेगा ही भाई, लेकिन आप सोचो 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट आ रहा, 16 अक्टूबर को उसे सुन रहे। सिस्टम क्या चल रहा है, इस पर कोई जवाबदेही तय होगी किसी की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। नाम थोड़ा अजीब है इसलिए मैं हंस रहा हूं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला इस पर हंसना भी नहीं चाहिए, इस पर भी आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा एक बार फिर से सुनिए। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 21 जुलाई 2020 को नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो सरकार ने चारों धामों को मिला के एक अधिनियम बना दिया है, जिसके चलते एक बोर्ड जो है वो अब सब जगह की व्यवस्था देखेगा और बोर्ड के जो लोग हैं वो भी सरकार चयनित करेगी।
उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वो मामला उस वक्त लेके पहुंचे थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी चली पीली ना, हाईकोर्ट उनका मामला खारिज हो गया, सरकार की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अब इस मामले को लेकर दो NGO, दो संगठन जो सामाजिक संगठन है वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इन संगठनों के नाम नोट कर लीजिए। इंडी कलेक्टिव ट्रस्ट एक नाम है और दूसरे का नाम है पीपुल फॉर धर्मा। ये दो संगठन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इनका कहना है साहब एक बात बताइए, इन्हें चारों धामों को मिला के एक अधिनियम बना दिया है और उसका जो नियुक्ति है उसमें लोगों की वो भी सरकार करेगी। ये क्या हुआ, करोड़ों लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। हर धाम का प्रबंधन मैनेजमेंट अलग से होता था, सारी व्यवस्था अलग से होती थी, ये इन्होंने धर्म भरम कर दिया। ये ठीक नहीं है, इस पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और क्या वो हाई कोर्ट से अलग कुछ फैसला देगा। ये सब वैसे कोशिश है, पर्दे के पीछे से आप लोगों से बात करेंगे ना तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि सरकार की नज़र ना दो चीज़ों पे है। पहला, मंदिरों में छुपा हुआ सोना जो है ये सरकार हड़प लेना चाहती है। सरकारी ट्रस्ट बना के, सरकारी तमाम चीज़ें बना के वो हड़प लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से वो निकालना चाहती है उनके। दूसरा, वो किसान की जो आमदनी है ना उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। वो कैसे, वो ऐसे बता रहे हैं लोग कि कंपनी आएगी, ठेके पे ज़मीन ले ली, खेती कर रही है, तो जब कंपनी आएगी ठेके पे ज़मीन लेगी यानी कि वो तो धंधा कर रही है। किसान धंधा थोड़ी करता है, वो ट्रेड में थोड़ी आता है, तो धंधा करेगा तो इनकम टैक्स देगा। अब जब वो कंपनी धंधा दे रही है उस ज़मीन पे काम करने का, फसल उगाने का, तो कल को किसान ही होगा तो भाई वो भी तो देगा ना। एक राह तैयार की जा रही है, दोनों चीज़ों पर टारगेट किया जा रहा है लोगों का, ऐसा कहना है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। अधिग्रहण के बाद अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दोबारा शब्दों को सुनिए, अधिग्रहण के बाद अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस SM भंडारी और दूसरे जो जस्टिस हैं पीयूष अग्रवाल, उनकी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। क्या है मामला, थोड़ा सा वो अब आपके सामने रख देते हैं। अदालत का कहना है भैया जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, पता चल गया भाई वो हाईवे में जाएगी वो ज़मीन, गाजीपुर का मामला है, फिर उसके बाद अगर कोई आदमी जाके ज़मीन खरीद रहा है तो वो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुआवजा हासिल करने के लिए ज़मीन खरीद रहा है, इसलिए उसको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये ज़मीन अगर उसने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ख़रीदी होती तो ज़रूर उसको मुआवजा दिया जा सकता था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये ज़मीन सरकारी हो गई, फिर भी उसने ख़रीदा तो वो जालसाजी करके मुआवजा लेना चाहता है। ऐसे आदमी को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस डबल बेंच ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जो विपिन अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई थी। विपिन अग्रवाल का कह रहा था साहब मैं अधिग्रहण पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे तो मुआवजा दे दो। भाई आपने ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हो, लेकिन अब तो मैंने खरीद ली, पीछे तो मुझे दो, मेरे पीछे लगे, पहले वाले किसान को क्यों कर मुआवजा दोगे। ये मामला गाजीपुर ADM के सामने पहुंचा था 2019 में, लेकिन उन्होंने इसको मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी अब इनको कोई राहत नहीं मिली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप इनको नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त खबर आ रही है। चार्जशीट के बाद भी अगर कोई शख्स चाहे तो उसकी अग्रिम ज़मानत पर सुनवाई हो सकती है। जी हाँ, चार्जशीट, इससे पहले क्या होता था, मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद अग्रिम ज़मानत मिल जाती थी, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हो जाती थी तो आपको जेल जाना पड़ता था या कोर्ट में पेश होना पड़ता था, तब वहाँ से परमानेंट आपको ज़मानत लेनी पड़ती थी। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा का ये कहना है और ये उन्होंने बड़ा फैसला दिया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में एक शख्स आरोपी थे, प्रयागराज में उनके खिलाफ मामला था, उनकी पत्नी ने मामला दर्ज करा रखा था, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, नाम था विनय कुमार शुक्ला। पहुंच गए हाई कोर्ट, कहने लगे साहब अग्रिम ज़मानत दे दो। बहस हुई तो इनके वकील ने निकाल के हाई कोर्ट की पुरानी एक नज़ीर सामने रख दी, कहा देखो साहब उस मामले में भी तो ज़मानत दे रखी। तो हाई कोर्ट ने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अगले 6 महीने तक हम इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं, यानी कि एक तरीके से 6 महीने के लिए इनको ज़मानत देते हैं। साथ ही जो हाई कोर्ट का मीडिएशन सेंटर है यानी कि मध्यस्थता केंद्र है, उसको आदेश देते हैं कि वो दोनों पार्टियों को बुलाए, लड़का लड़की दोनों पक्ष को बुलाए, सामने बैठाए और मियाँ बीबी से जुड़ा मामला है, पति पत्नी से जुड़ा मामला है, इसको आपसी समझौते के जरिए निपटे या ना निपटे जो भी है वो 6 महीने के बाद अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
ये भी बड़ी धांसू खबर है जी, नोट कर लो, थारे लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी हो, क्योंकि बहुत से लोग नूखे हैं कि बहू जो आवे घर में वह वही औरत हो, वही महिला हो। घर में पहले से जो माँ हो वो तो महिला होती ना, घर में पहले से जो बहन हो यानी कि ननंद हो या भाभी हो या बुआ हो, जो भी रह रहे हो वे तो महिला नहीं होती। महिला सिर्फ एक हो जो घर में बहू आ, तो बहू को लेकर बड़ा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्या है, सास ससुर और पति ही नहीं, उसके भाई, पति की बहन, उनकी प्रॉपर्टी में भी रह सकती है महिला। कौन महिला? जो घरेलू हिंसा की शिकार है। 2005 में घरेलू हिंसा का कानून बनाया गया था, जिसके तहत महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, घरों के अंदर मार कुटाई होती है, उनके साथ खाना नहीं दिया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके चलते उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया गया था। उस कानून में संशोधन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की 3 जज वाली बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून 2005 की धारा 2S, नोट कर लीजिए साहब, महिला संरक्षण कानून 2005 की धारा 2S के तहत बदलाव करते हुए अब पति का घर ही नहीं, सास ससुर का घर ही नहीं, उसके भाई बहनों का जो घर है उसमें भी महिला रह सकती है। उससे पहले क्या होता था कि पति ने मारपीट के निकाल दिया और जो है वो लोग रहने नहीं देते थे, कहते ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा घर है। लेकिन अब उसमें सुधार कर दिया गया है और उसकी परिभाषा बदल दी गई है, वो पति के अलावा और घरों में भी जाके रह सकती है। तो सावधान हो जाओ भाई, ये मत कहना जी धक्कड़ खबर वाला आपको जो है उकसा रहा, पर नियम है, तमीज़ सीख लो, कभी कल को भगाओ तो तारे पे भी एक मुकदमा और लिखा जा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस पीड़िता का बताकर मेरी पत्नी का फोटो किया जा रहा है वायरल। ये कहते हुए एक शख्स दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना है कि जो हाथरस वाला मामला हुआ है, जहां से लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद मर्डर हो गया, उसके बाद उसको जला दिया, अब वो जलाते हुए जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसके साथ एक इमेज चिपकाई जा रही है। उसमें जो इमेज है वो असल में मेरी पत्नी की है और इस पर रोक लगानी चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने केंद्र सरकार को यानी कि गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि वो इस मामले की जांच करे और जांच करने के बाद अगर इस मामले में सत्यता पाई जाती है तो फ़ौरन फेसबुक, यूट्यूब या गूगल को इस मामले में वीडियो को हटाने का, तस्वीरों को हटाने का सख्त आदेश जारी करे और ये मामला 3 दिन के अंदर अंदर निपटा लिया जावे। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे तबादलों पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें आपको, शिक्षा परिषद के जो टीचर्स हैं उनका तबादला होने का सिलसिला आजकल जारी है। 22 अक्टूबर को लिस्ट आनी थी, लेकिन उस लिस्ट पर अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने रोक लगा दी है। कहा है कि वो इस मामले में अगली 3 नवंबर को सुनवाई करेगा, उससे पहले ये लिस्ट जारी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जो योगी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि ऐसे झटकों से फ़र्क कोई ना पड़ रहा है। 2008 के नियमों के मुताबिक, अब थोड़ा सिस्टम से सुन लीजिए, 2008 के नियमों के मुताबिक एक बार ट्रांसफ़र लेने वाला दोबारा ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है जी। एक बार आपने ट्रांसफ़र ले लिया है तो दोबारा आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते उसी ज़िले के अंदर। लेकिन 2017 में इसको लागू रखा गया जब आदित्यनाथ योगी की सरकार आई। उसके बाद 2018 में इसको ख़त्म कर दिया गया और फिर अब 2019 में फिर इसको लागू किया जा रहा है, जिसके चलते टीचर्स को ऐतराज़ है। उनका कहना है कि इससे दिक्कत ये आ रही है कि बहुत से टीचर अपने ही गृह जनपदों में अब जो है अपनी पोस्टिंग, अपना तबादला नहीं करवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने डिमांड की कि 22 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी हुई है पहले उस पर रोक लगाई जाए, फिर इस मामले को सुना जाए। हाई कोर्ट ने मान लिया ठीक है भाई सुनते हैं और फ़ौरन रोक लगा दी और मामले को सुनने के लिए अगली तारीख 3 नवंबर लगा दी। FIR रद्द कराने के लिए मुख्तार अंसारी के बेटे पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है, जो एक लेखपाल यानी कि पटवारी ने दर्ज कराई है। दोनों पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। उसके बाद दोनों पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित करा दिया गया है। वो अपनी गिरफ्तारी पे तो रोक लगवाने के लिए पहुंचे ही हाई कोर्ट, साथ ही FIR को रद्द कराने के लिए भी पहुंचे हैं। मामले की सुनवाई के बाद लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है
उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की ओर से ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिन पे 25-25 हज़ार का इनाम घोषित है। हालांकि कोर्ट ने फौरी तौर पे एक राहत दी। डालीबाग जो इलाका पड़ता है लखनऊ का, वहाँ पे मुख्तार अंसारी की जो भाभी हैं जिनका नाम फ़रहत बताया जा रहा है, फ़रहत अंसारी, उनके मकान को तोड़ने के लिए LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर जारी कर दिया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, यानी कि उनका मकान अब ना ढा पाएंगे। बुलडोजर चल रहा जी, कोई नहीं पूछ रहा उत्तर प्रदेश में, जहाँ जाओ ढा दो। लेकिन ना तो हाथरस वालों का मकान ढाया जा रहा, ना बलिया वाले का ढाया जा रहा। ढाया किनका जा रहा वो आप समझ रहे हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जिला अदालत का फैसला, कृष्ण जन्मभूमि पर होगी सुनवाई। जी हाँ, ये मथुरा की जिला अदालत से खबर हमारे पास आ रही है। हालांकि खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम कोर्ट बुलेटिन रखने हैं तो इसमें शुमार करना ज़रूरी था। बता दें आपको 30 सितंबर को जूनियर डिवीज़न जज ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया था और जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन जिला जज की अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है और कह दिया है कि वो अब इस पर सुनने को तैयार है। सुनने के बाद भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार मैदान में कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और फिर अब काशी की बारी है। पूरा रंग दिया जा रहा है बिहार चुनाव के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। न्यूज़ चैनल्स पर कार्रवाई के लिए क्या है कोई व्यवस्था, ये पूछा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है या सिर्फ प्रिंट के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और लगता तो यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नफरत फैला रहा है, जो उस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहते। लेकिन फिर भी आपसे सवाल है, बताइए कि आपके पास कैसी कोई व्यवस्था है कि प्रोग्राम जारी होने से पहले जो नफरत भरे प्रोग्राम है उनकी जांच कराई जा सके या आप उनकी कोई जांच रिपोर्ट मांग सके। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और अगर मीडिया ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार करते हुए पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। ये 2 सवाल पूछे हैं इस मामले में। कल अब सोमवार को भी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जो बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं और इसके अलावा गिरीश कुलकर्णी उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। मामला लेकर कौन पहुंचा है वो आपको बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कभी इसकी टांग खींची जा रही है, कभी उसकी टांग खींची जा रही है, कभी उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी दौड़ाई रहे, कभी उसके घर के बाहर जाके नटपना दिखाया जा रहा। नटपना जानते हैं ना, नट सबसे बड़ा, नंग पड़ा के भगवान, नंग बड़ा भाई, तो नटपना वो दिखाया जा रहा है वहाँ पे जाके। तो उस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, बॉलीवुड के लोग जो हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। उसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सोमवार को इस मामले में काफ़ी अहम सुनवाई होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि होगा क्या, क्योंकि हाँ, सुनवाई तो दिल्ली हाईकोर्ट में भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में तो 2 मामले, एक सुदर्शन टीवी वाला और एक दूसरा वो तबलीगी जमात को जेके जो भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार नफरत फैला रहे थे वो वाला। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर आज की टॉप की खबर है, लेकिन आपको धाकड़ खबर के बुलेटिन में सबसे आखिर में सुनने को मिल रही है। खबर है कि कंगना राणावत और उनकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बांद्रा कोर्ट के आदेश पर, यानी कि बांद्रा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर बांद्रा थाने में FIR दर्ज की गई है। अपने बयानों और ट्वीट्स के जरिए कंगना राणावत और उसकी बहन जो उसकी मैनेजर भी है रंगोली चंदेल ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की और ये जो है वो समाज में जो है नफरत फैलाने की कोशिश की और देशद्रोह है। ये तमाम आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, यानी कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का, लोगों में वैमनस्य फैलाने का और देशद्रोह करने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया। मुनव्वर अली सैयद उनकी तहरीर पर यह FIR दर्ज की गई है। वो इस मामले को लेकर पहले बांद्रा थाने पहुंचे थे, लेकिन जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया। बड़ा सवाल ये कि क्या आदित्य ठाकरे या उनके अब्बा उद्धव ठाकरे या शरद पवार या कांग्रेस, ये सरकार कंगना राणावत और उसकी बहन की गिरफ्तारी कराएगी या बचेगी कि भाई अभी तो ये झांसी की रानी बन रही, जरा सा इसके घर में हथौड़ा चलवा दिया, अगर इसकी गिरफ्तारी करके इसे जेल में डाल दिया तो ये तो पूरे देश की रानी बन जाएगी, भारत माता ही बन जाएगी जी। फिर तो कोई कमी ना बचने की, भारत माता में तस्वीर ही कंगना राणावत की लगने लग जाएगी। तो वो ये करेगी या उसकी अपनी मुसीबत हो जाएगी, वो कहेगी हम क्यों अपनी जान को फजीहत लें, पहले इसको जरा सा हथौड़ा चलवा के हम फजीयत में फंसे पड़े। इसमें देखना दिलचस्प होगा क्या, क्योंकि ये तो खुद चाहेगी कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ये शहीद हो जाए, शहीद का दर्जा मिल जाए, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा लें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।